अब तो दिल्ली के नागरिक भी कह रहे हैं जाओ केजरीवाल। तीसरी बार बुलाया गया है ईडी ने। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे भी जांच एजेंसियों द्वारा बुलाने पर 9-9 घंटे की पूछताछ में प्रश्नों का उत्तर देते रहे। उन्होंने गुजरात के नागरिकों की हां अथवा ना नहीं पूछी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी का दावा करती आई है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से पूछताछ की कि अगर मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लेती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अब ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी के लिए भेजे समन से ठीक अगले दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 जनवरी से भी मैं भी केजरीवाल जनसंवाद अभियान की शुरुआत करेगी। जनसंवाद अभियान में दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। वहीं अब इसी बीच केजरीवाल के करीबी दोस्त हेमंत सोरेन को ईडी ने आखिरी नोटिस शुक्रवार को जारी किया है। इस नोटिस में ईडी ने कहा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत आखिरी मौका बयान दर्ज कराने के लिए दिया जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को बयान दर्ज कराने के लिए इस बार यह सुविधा दी है कि वह खुद समय, तिथि और जगह बताए। ईडी के अधिकारी उनसे उनके बताए स्थान, समय और तिथि को आकर पूछताछ करेंगे। इसके लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिनों का समय दिया है कि वह ईडी को इस संबंध में लिखित में कार्यालय को जानकारी दे। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि वह जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और ईडी की ओर से जारी किए गए समन की अवहेलना कर रहे हैं। ईडी ने यह भी लिखा है कि अगर उनके द्वारा जारी किए गए समन की जानबूझकर अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास इस संबंध में पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। ईडी के अनुसार 7 दिनों के भीतर पूछताछ कर लेनी है। ईडी ने यह भी लिखा है कि एजेंसी का कोई भी समन दुर्भावनापूर्ण या राजनीति से प्रेरित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे नोटिस में यह भी लिखा है कि बड़गाई अंचल के गिरफ्तार अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद ईडी ने उक्त मामले में ECIR दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान ईडी कर रहा है। इसी मामले में ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 समन जारी कर चुका है। ईडी ने नोटिस में यह भी लिखा है कि आपकी जो संपत्ति कब्जे में है उसके संबंध में विवरण प्राप्त करना है। ईडी ने नोटिस में लिखा है कि आपसे इस मामले में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि इस मामले में जो ECIR दर्ज किया गया है उसमें सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि 6 समन जारी किए गए लेकिन आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसी वजह से अनुसंधान में बाधा आ रही है। पूर्व में भेजे गए 6 समन में प्रत्येक को सीएम ने जवाब दिया था। उन्होंने समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। सीएम ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने व लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नहीं, आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। ये वो नहीं जिसे आप सोच रहे हो। यह तो अपने दिल्ली की स्वाति मालीवाल जी है। आप फालतू में उर्फी जावेद को याद कर रहे हैं। मिलिए स्वाति मालीवाल जी से जो केजरीवाल सरकार में दिल्ली महिला आयोग की मुखिया है। आप सही पहचाने वही है यह जिन्होंने अपने स्वर्गवासी पिताजी पर पिता की मृत्यु के बाद मौन शोषण का आरोप लगा चुकी है और यह केजरीवाल की खास भी है। दोनों नई ऊर्जा के साथ लौट आए हैं। स्वाति जी और केजरीवाल जी 10 दिन के विपस्याना करने गए हुए थे। 10 दिन के मेडिटेशन में दोनों के मन को शुद्धि, आत्मा को संतुष्टि और असीम सुख की प्राप्ति हुई। अब नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करेंगे, सबका मंगल हो। केजरीवाल अपनी 10 दिनों की विपस्याना से वापस आ गए हैं। उन्होंने इस संबंध में जानकारी एक्स पर दी है। दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी अपने विपस्याना कोर्स को पूरा करके आ गई है। केजरीवाल अपने विपस्याना कोर्स से 30 दिसंबर 2023 को लौटे, जबकि स्वाति मालीवाल ने अपने लौटने की जानकारी 31 दिसंबर को दी।
उन्होंने अपने लौटने की जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा, 10 दिन की विपस्यना साधना के बाद आज वापस लौटे। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। सबका मंगल हो। वहीं दिल्ली महिला आयोग DCW की मुखिया स्वाति मालीवाल 19 दिसंबर को इस विशेष वाली विपस्यना साधना के लिए गई थी। यह 31 दिसंबर को इससे लौटी। स्वाति मालीवाल ने बताया था कि वो राजस्थान के चूरू में स्थित एक केंद्र में विपस्यना साधना हेतु गई थी। जिन्होंने अपने वापस आने की जानकारी देते हुए एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, आज सुबह चूरू में 10 दिन विपस्यना साधना शिविर खत्म हुआ। असीम शांति और ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। मन को वश में करके सभी दुखों से बाहर आने की यह अद्भुत विद्या सभी को जिंदगी में सीखनी चाहिए। सबका मंगल हो। केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में स्थित एक विपस्यना केंद्र में 20 दिसंबर को विपस्यना के लिए गए थे। इसकी भी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने रखी थी। केजरीवाल को अब 3 जनवरी 2023 को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। हालांकि केजरीवाल के विपस्यना जाकर ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर भाजपा ने भी प्रश्न उठाए थे। केजरीवाल ने इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए ईडी के समन पर हाजिर होने से मना कर दिया था। ईडी ने उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि वह इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी विपस्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर में धम ध्वजा विपस्यना केंद्र में गए थे। केजरीवाल कई वर्षों से विपस्यना के लिए जाते रहे हैं। वह इससे पहले बेंगलुरु, जयपुर, नागपुर और धर्मकोट जैसे स्थानों पर विपस्यना के लिए जा चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नए वर्ष के दिन ही राहुल सोनिया को झटका, कांग्रेस का चाणक्य बीजेपी में शामिल, भाजपा में छाया जबरदस्त जश्न। चाईबासा से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की भाजपा में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस साल 17 जनवरी को गीता कोड़ा की भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रारंभिक बातचीत और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति ले ली है। पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम चाईबासा में ही आयोजित करने की संभावना है। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को भी रांची या उनके क्षेत्र में भाजपा में शामिल कराया जाएगा। गीता कोड़ा के पार्टी में शामिल होने से भाजपा को चाईबासा लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलने की उम्मीद है। उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहले भाजपा में रहे हैं। ऐसे में कोड़ा दंपति के लिए भाजपा में आने की कोई वैचारिक द्वंद्व वाली स्थिति भी नहीं है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से भी उनका संबंध है। रविवार को भी प्रदेश भाजपा के बड़े नेता चाईबासा में थे और पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गीता कोड़ा के शामिल होने से भाजपा को जगन्नाथपुर, मझगांव, सरायकेला, चाईबासा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर भी नए कैडर मिलेंगे। मधु कोड़ा साल 2000 में भाजपा के ही टिकट पर जगन्नाथपुर से विधायक बने थे। ईचागढ़ के पूर्व विधायक मलखान सिंह को भी भाजपा में फिर से शामिल कराने की तैयारी है। बरकठा से निर्दलीय विधायक अमित यादव भी भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। उनके भी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि दोनों पहले भाजपा में रह चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वह तारीख रहेगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे और भव्य जश्न होगा। इस समारोह से देश भर के नामचीन लोग जुड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामलला के दर्शन फ्री करा देंगे। क्या रामलला बीजेपी की प्रॉपर्टी है? वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि रामलला सभी हिंदुओं के हैं, उन पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी का हिंदुत्व केवल दिखावा है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता केवल राम भक्तों को दिया गया है।
उन्होंने यह प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की उस टिप्पणी पर दी है जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। संजय राउत ने कहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि काम कहां है। कभी पुलवामा के नाम पर, कभी राम के नाम पर। हमने भी राम मंदिर के लिए पसीना बहाया है। हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। तो यह तो होगा, पीएमओ बनेगा वहां और मंत्रालय बनेंगे वहां। हम देश को 5000 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने राम मंदिर और भाजपा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने निमंत्रण के विषय में कहा था, अभी इतना ऐलान 22 जनवरी 2023 को भाजपा की तरफ से होना बाकी है कि हमारे अयोध्या से प्रत्याशी प्रभु श्री राम है। उन्होंने इससे पहले 22 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बता दिया था। उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, यह राजनीति है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, न्योता केवल उन लोगों को दिया जाता है जो राम भक्त हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि बीजेपी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का हर जगह सम्मान है। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किया है। ये राजनीति नहीं, उनकी भक्ति है। आचार्य सत्येंद्र दास ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, संजय राउत को इतनी पीड़ा है कि वह बता नहीं पा रहे। यही लोग प्रभु राम के नाम पर वोट मांगते थे। जिन लोगों की प्रभु राम के प्रति श्रद्धा थी वो अब सत्ता में है। वे क्या बकवास कर रहे हैं, वे भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे की बोलती बंद करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन से संजय राउत और उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे को बुलाया नहीं गया। राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया क्योंकि उनका उतना ही योगदान था जितना बाला साहब ठाकरे का था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सुनो कांग्रेसियों और प्लास्टिक के चमचों, हमारे मंदिरों में आकर हमारे मंदिरों का अपमान ना करें। अगर आपको लगता है कि कांग्रेसियों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कहा जाता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर दिव्यता और भव्यता के साथ बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। अब न्यूज चैनल वाले एक नई नौटंकी लेकर आए हैं कि राम मंदिर का श्रेय किसको करे, यह बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं और आप भी जानते हैं, भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल ने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। इसी ने धरना प्रदर्शन किया तो श्रेय भी उसी का है। इसी बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के योजना और सांख्यिकी मंत्री दशरथ भैया सुधाकर ने राम मंदिर और पुलवामा हमले को एक बता दिया है। वोटों की राजनीति के लिए वो यह कहने से भी नहीं चूके कि आगामी लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया है। यह पुलवामा हमले की तरह एक महज राजनीतिक स्टंट है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार के इससे मंत्री ने राम मंदिर के लिए दिए अपने दान की भी नुमाइश कर डाली। चित्रदुर्ग में रविवार को मीडिया से बात करते हुए मंत्री डी सुधाकर ने भगवान राम के मंदिर प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, यह ध्यान भटकाने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यह सब महज स्टंट है। पहले उन्होंने पुलवामा में दिखाया और अब वे भगवान राम की तस्वीर दिखाकर वही कर रहे हैं। लोग भोले नहीं हैं। हमें 2 बार धोखा दिया गया और मुझे विश्वास है कि हम तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। उन्होंने आगे कहा, यह सच है कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में है। मंत्री सुधाकर ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की कोशिशें आध्यात्मिकता की आड़ में मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास है। उन्होंने पिछले चुनावों से तुलना करते हुए कहा कि इन चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलवामा हमले का कथित तौर पर फायदा उठाया गया था। सुधाकर ने सवाल दागा, पिछली बार उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलवामा का इस्तेमाल किया। लोगों को यह विश्वास दिलाकर प्रभावित किया गया कि वे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन पिछली बार कितनी जानें गई।
उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी वोट हासिल करने के लिए भारत की धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल कर रही है। पिछले चुनाव में राम मंदिर कहां था? हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सरकार के मंत्री डी सुधाकर के इस बयान को ढांपने की पुरजोर कोशिश की है। उन्होंने कहा उनकी सरकार और उनकी पार्टी राम मंदिर के पूर्ण समर्थन में है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा, हम अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे के खिलाफ नहीं हैं, हम मंदिर निर्माण के भी खिलाफ नहीं हैं, हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। अगर बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिक श्रेय लेती है तो इसमें गलत क्या है? 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस ने राजस्थान, हिमाचल और एमपी में भाजपा की 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। बीजेपी ने इस मंदिर के लिए बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाई है। आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह और मोदी जी जैसे भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। इसलिए बीजेपी को श्री भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लालू यादव के घर पर लगे पोस्टर में राम मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया गया। यह सजा याफ्ता लालू यादव हमेशा से ही हिंदू विरोधी था। बाबर ने लाखों हिंदुओं का अयोध्या में खून बहाकर बाबरी ढांचा बनाया। सपा ने कार सेवकों पर गोली चलाकर सरयू नदी में खून बहाया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राम रथ यात्रा रोकी थी। कांग्रेस ने राम मंदिर के विरोध में कोर्ट में 23 वकील खड़े किए थे। यह ना राम के, ना कृष्ण के, ना हिंदुओं के। लालू यादव की पार्टी के लिए प्रभु श्री राम जी का मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। आखिर सनातन से इतनी चिढ़ क्यों? सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकही ना राखी राम कृत दोही। राम के द्रोही को कोई माफी नहीं है। इंडी भिंडी तरकारी गठबंधन की बिहार में प्रमुख साझेदार पार्टी आरजेडी का सनातन पर हमला लगातार जारी है। अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगा मिला है। इसमें मंदिर को गुलामी का मार्ग बताया गया है। यह पोस्टर राजद समर्थकों ने लगाए हैं। पोस्टर को 7 जनवरी 2024 को सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के लगाया गया है। इसमें लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। इस पोस्टर में मंदिर और शिक्षा की तुलना की गई है। इस पोस्टर में एक तरफ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर है। पोस्टर में ऊपर की तरफ महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले तथा अन्य महापुरुषों की तस्वीरें भी है। इस कार्यक्रम का आयोजन डेहरी पड़ाव मैदान, डेहरी ऑन सोन, रोहतास में 7 जनवरी 2024 को दिन में 11 बजे से होना है। इसके उद्घाटनकर्ता विवादित बयानों के जरिए चर्चा में रहने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर होंगे। इसके मुख्य अतिथि मंत्री आलोक मेहता होंगे। इधर भाजपा ने इस पोस्टर को लेकर पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह जो INDIA यानी इंडी गठबंधन के लोग हैं वे लगातार सनातन पर हमला और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके जो मन में आता है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं। आज जब देश के करोड़ों लोग राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश में जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। इस पोस्टर पर सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर लगी है। फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले सरस्वती को लेकर घटिया टिप्पणियां की थी। यही नहीं, वो मां दुर्गा को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे चुका है। कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखने वाले और बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से सत्ताधारी आरजेडी के विधायक फतेह ने कहा था, आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ कि सुरसती सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी की अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुई और उन्होंने ब्रह्मा उनके साथ शादी कर ली।
आप खुद समझिए, पूजा किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाता जा रहा है। हजम ही नहीं हो रहा है कि श्री राम मंदिर बन रहा है और प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। सब राम की माया है। जय श्री राम। राम मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का मार्ग। राम मंदिर की घंटी मतलब अंधविश्वास, पाखंड। बिहार में चारा चोर के घर पर लगाए गए पोस्टर, जिसने भी श्री राम मंदिर का विरोध किया उसका सर्वनाश हो गया। चारा चोर का भी सर्वनाश तय है। अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से दिए गए एक विवादित बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता ने अपनी विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने सोमवार की सुबह लिखा, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी केवल दिखावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई राजा है क्या? बीजेपी संविधान को नहीं मानती। अयोध्या में मीरा के घर जाने पर पीएम मोदी के दौरे पर उदित ने कहा कि वह लाभार्थी नहीं, निषाद के घर गए। हालांकि इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन पार्टी के अंदर एक तबका उन्हें इस उद्घाटन समारोह में नहीं जाने की सलाह दे रहा है। हालांकि दोनों नेता इस समारोह में 22 जनवरी को आएंगे या नहीं आएंगे, इस संबंध में कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश में करीब 2400 लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इस समारोह के लिए करीब 6000 लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शनिवार को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उन्होंने नव विकसित अयोध्या धाम जंक्शन का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।